नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल फैक्ट एंड फंडा में। तो आज मैं फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हुआ हूं जो कि सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मुद्दा आप सभी जानते हैं, आरक्षण से रिलेटेड ये मुद्दा है, जिसमें किसी एक छात्र को 800 में से 4 अंक लाने पर भी मास्टर डिग्री में एमएस में एडमिशन मिल गया है ऑर्थोपेडिक्स में। खैर चलिए, उसकी चर्चा तो अभी हम डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आखिर ये आरक्षण था क्या, कैसे स्टार्ट हुआ, और बड़े-बड़े बुद्धिजीवी इस समय जो हैं, मतलब लोग उनको मानते हैं कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कई यूपीएससी की तैयारी भी करवाते हैं, और अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ूँगा कि उन लोगों को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, कैसे पहचानें। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आरक्षण की बात करता हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस की ही बात होनी चाहिए इसमें। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1950s की अगर बात करूँ, 1950 में, तो ये जो आरक्षण था, ये इतना ज़्यादा नहीं था। 15% शेड्यूल कास्ट के लिए ये आरक्षण रखा गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी और नौकरियों में भी। ठीक है? और 7.5% के आसपास ये ओबीसी के जो होते हैं लोग, उनके लिए आरक्षण रखा गया था। 1950s की बात है। इसके बाद धीरे-धीरे समय-समय पे इसमें चेंज होते रहे, लेकिन जो सबसे खतरनाक इसमें चेंज आया, वो आया 1990 में। मात्र 11 महीने के लिए एक सरकार आई यहाँ पे, जिसने प्रधानमंत्री चुना विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह को। 11 महीने ही वो यहाँ पे भारत देश के प्रधानमंत्री रहे, और अपने कार्यकाल के दौरान मंडल कमीशन लेकर आए, और अचानक से उन्होंने जो ओबीसी, जिसको बोलते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, वो किया, और अचानक से ओबीसी के लिए बहुत तेजी से मंडल कमीशन के थ्रू ये आरक्षण बढ़ा दिया। ठीक है? और वो बढ़ाया, उसका असर ये हुआ कि आज अगर आप वर्तमान स्थिति 2026 में देखते हैं, तो चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, या आप नौकरियों की बात करें जिसमें गवर्नमेंट के आपके जॉब्स होते हैं, लगभग 59.5% सीट रिजर्व कर दी गई। सिर्फ एक कैटेगरी के लिए नहीं, इसमें सभी कुछ है। इसमें शेड्यूल कास्ट भी आ जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी आ जाते हैं, इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप है वो लोग भी आ जाते हैं, और भी कई तरीके के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो भी सब कुछ आता है। तो लगभग 59.5% के आसपास रिजर्व कर दिया गया है, और जो बाकी का बचा 49.5, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स अब बची हुई हैं। तो आप ये कहेंगे कि इस बात को यहाँ पे लाने का क्या मतलब है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसको समझने के लिए साथियों, ज़रूरी है आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनें। छोटा-सा क्लिप मैं डाल रहा हूँ। ये दिव्य कीर्ति सर का है, जो कि यूपीएससी की तैयारी वगैरह कराते हैं। उनका ये पूरा लेक्चर भी अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे उनको मिल जाएगा, लेकिन इसकी एक क्लिप मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। पहले सुनिए ये क्या कह रहे हैं इसको। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग इन सबको मिला ले तो जनसंख्या बनती है 90%। 90% आबादी को 49.5% आरक्षण 70 साल से हम दे रहे हैं, और इस बात से बहुत लोगों के पेट में खलबली मची हुई है। ठीक है, मच सकते हैं, खास बात। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिव्य कीर्ति सर को, विकास दिव्य कीर्ति सर जो है, इनको इसकी नॉलेज नहीं है या इनको जानकारी नहीं है। अपार नॉलेज है। मैं तो कहूँगा ज्ञान का भंडार है। हम लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं। मतलब अगर मेरी बात करें तो ज्ञान के मामले में इनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आपको इतना ज़्यादा ज्ञान है, तो फिर आप एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए, या जिस वर्ग के खिलाफ आप थोड़ा-सा अपने मन में कुछ रखते हैं, उसको नाराज़ करने के लिए इस तरीके की बातें क्यों कहते हैं? देखिए, इन्होंने क्या कहा कि 3000 साल से, लगभग 3000 साल से एक ही वर्ग का जो है राज रहा शिक्षा पे, और उन्होंने किसी और को शिक्षा नहीं लेने दी। ठीक है? और वो ब्राह्मण समाज है। अभी आपने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सारे के सारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स और एसटी सब इनको मिला लें, ओबीसी वगैरह जितने हैं, तो ये पॉपुलेशन भारत की 90% के आसपास बैठती है। ऐसा इन्होंने कहा, आपने सुना, इसका पूरा वीडियो भी चाहे तो आप सुन सकते हैं। बाकी बचे 10% ब्राह्मण हैं।
इतनी बड़ी गलती दिव्य कीर्ति कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर 90% सारे के सारे ओबीसी, एससी, एसटी ये सब हैं और 10% ब्राह्मण हैं, तो इसमें राजपूत कहाँ चले गए? वो कहाँ हैं? क्षत्रिय कहाँ चले गए? और बाकी और जो ब्राह्मणों के अलावा जो दूसरे अपर कास्ट लोग हैं, उनकी गिनती कहाँ चली गई? जानबूझ के तो ये गलती नहीं करी गई है इनके द्वारा। ये एक प्रोपेगेंडा के तहत करी गई है। ठीक है? तो ये उनको भूल गए। मैं ये नहीं मान सकता कि इनको इतना पता नहीं है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। फिर इन्होंने कहा कि 3000 साल से आरक्षण मिला। अरे सर, आरक्षण 3000 साल, आरक्षण किसको कहते हैं? देखिए, आरक्षण तो आजादी के बाद आया। आप कहेंगे आजादी के बाद नहीं आया, आप बहुत ज्यादा जानते हैं। उससे पहले अंग्रेजों के समय में भी व्यवस्था थी। ठीक है, मानते हैं थी, लेकिन 3000 साल से नहीं थी, क्योंकि वहां कभी ये आरक्षण उस जमाने में नहीं होता था जबकि आप बात कर रहे हैं। पहली बात। ठीक है? वहां पे जिसका जो काम था वो काम किया करता था, और उस हिसाब से आरक्षण उसको नहीं बोलते हैं, वो कहा जाता है कि बुद्धि उसमें, उनका काम, उनका दिमाग तेज था, तो वो काम वो करा करते थे। जिनको आपने 10% ब्राह्मण कह के टाल दिया, उसमें और भी लोग थे। मतलब आपके हिसाब से तो कि जो छत्री हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो बेवकूफ हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। हालांकि उनको तो आपने गिनती में भी नहीं लिया है, ऐसी गलती नहीं करते हैं। ठीक है? अब इन्होंने ऐसा किया क्यों? देखिए, अगर आप दिव्य कीर्ति सर का थोड़ा सा अगर जानना चाहें, बहुत डिटेल इनके बारे में नहीं मिलती, लेकिन अपने यूपीएससी के फॉर्म में जो इन्होंने अपनी कास्ट बताई है, वो इन्होंने जनरल कैटेगरी का इन्होंने बताया है। हालांकि अ, ऐसा इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिलती है कि ये जो है किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्म इनका परिवार काफी पहले छोड़ चुका है। आर्य समाज को ये लोग मानने वाले लोग हैं, और हरियाणा से कहीं इनका ओरिजिन है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर परतें खोली जाएं और बहुत ज्यादा इसमें ढूंढा जाए, तो आपको शायद शायद आई एम नॉट श्योर, ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये भी शायद किसी बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं, और करते होंगे, हैं नहीं, करते होंगे शायद, आई एम नॉट श्योर। इसीलिए शायद इनके मन में उनके लिए जो है थोड़ा प्रेम है, और जितने ब्राह्मण हैं या जो सवर्ण लोग हैं, उनके खिलाफ इनके मन में थोड़ा सा जो है द्वेष है, जिसको ये साफ साफ दिखाते हैं। ये कहते हैं कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया है कि मात्र इन्होंने 70 साल से 50% आरक्षण दे दिया और 90% पॉपुलेशन को दे दिया। दर्द होना भी चाहिए, बिल्कुल दर्द होना चाहिए, और दर्द होता भी है सर। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। आप एक शख्स को बहुत अच्छी तरीके से इस समय हिंदुस्तान जानता है, अलख पांडे, फिजिक्स वाला नाम से। ये लड़का कभी यूट्यूब में पढ़ाया करता था, और आज इसने एक बहुत बड़ी फर्म अपनी स्थापित कर ली है, जिसकी वर्थ शायद 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इस लड़के को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि अलख पांडे, नाम याद रखेंगे आप, क्योंकि इसके अंदर वो दम था कर दिखाने का, तो इसने वहां तो एडमिशन इसको नहीं मिला। एडमिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन अगर ये किसी और समाज का होता, तो डेफिनेटली 4 नंबर पे इसको एडमिशन वहां मिल जाता, आईआईटीएन होता शायद आज है, अच्छा ही कर रहा होता। लेकिन आज आप देखिए, क्योंकि उसमें काबिलियत थी तो उसने वो करके दिखाया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपसे मांगना चाहूंगा कि कुछ इस तरीके से दीजिए कि जिन व्यक्तियों को आपने 70 साल से आरक्षण दे रखा है किसी भी क्षेत्र में, क्या उनमें से कुछ ऐसे 8-10 नाम बता सकते हैं कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत को लीड किया हो, बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्षमता का लोहा मनवाया हो? तो शायद नहीं मिलेगा। अगर है तो आप जरूर बता दीजिए। ठीक है? ये तो एक पक्ष है। तो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों को आप जरूर ध्यान में रखें। देखिए, नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप उनके वीडियोस को देखिए, सुनिए, और जो किताबी ज्ञान होता है, ठीक है, जो लिखित ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, किसी धर्म से रिलेटेड, और जैसे जैन धर्म के बारे में भी बताते हैं, बहुत चीजों के बारे में ये बताते हैं, उसको सुनिए, समझिए और पढ़िए, लेकिन अपने दिमाग भी थोड़ा सा खोल के रखिए। ठीक है? तो प्रोपोगंडा चलाने वाले लोगों से दूर हटिए। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ आपने देखा कि रोहतक के एक बीडी शर्मा कॉलेज, पंडित बीडी शर्मा पीजी कॉलेज है ये। यहाँ पर 4 नंबर एक जो है छात्र लाया है एमएस के लिए। ठीक है? ऑर्थोपेडिक्स, जो हड्डी के आपके डॉक्टर होते हैं, उसमें इसको एडमिशन एमएस करने के लिए मिला है। देखिए, 4 नंबर ये कब लाया है? जब इसने इससे पहले 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करी है। अब जब एमबीबीएस की 5 साल पढ़ाई करी है, तो अलग अलग डिविजन्स भी पढ़े होंगे, ऑर्थोपेडिक्स भी पढ़ा होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि भाई इसने शायद भरसक प्रयास भी किया होगा कि मैं इसको कंपटीशन को क्रैक करूं।
जो कि इसके मार्क्स को देख के तो शायद नहीं लगता है, क्योंकि इसको तो पता ही होगा कि जिस तरीके से एमबीबीएस में मुझे एडमिशन मिला था, ठीक उसी तरीके से मुझे एमएस में भी मिल जाएगा। देखिए, अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है पंडित बीडी शर्मा कॉलेज का, रोहतक का। लेकिन अगर आप पूरे भारत में भी अगर आप देखेंगे, आईआईटीज को भी आप देख लीजिए, इसके अलावा आप आईएम्स में देख लीजिए, नाइपर वगैरह में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, इनको एडमिशन ऐसे ही मिलता है, 4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण दीजिए, आरक्षण किस आधार पे दीजिए? आरक्षण इस आधार पे दीजिए कि अगर बच्चे के पास सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको आप इकोनॉमिकली सपोर्ट करिए, आप उसके लिए लिटरेचर अवेलेबल करवाइए, आप उसके लिए क्लासेस करवाइए, वहां पढ़वाइए। लेकिन जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पे मार्क्स का रिलैक्सेशन कम से कम मत रखिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, देखिए आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टरी तो ऐसा पेशा है कि प्रैक्टिस करने के बाद सीखता है आदमी, बिल्कुल सीखता है, लेकिन प्रैक्टिस भी तो तब करेगा जब उसको पुराना थोड़ा कुछ पता भी होगा। हुँ? अक्सर आपने देखा होगा, कभी आप प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए बैठे कहीं पर या किसी और पोस्ट के लिए, तो जबकि पैनल को लगता है, कई बार तो खैर इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व होती है, तो कई बार पैनल को ऐसा लगता है कि भई इस सीट के लिए हमको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो वो उस सीट को एनएफएस कर देते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। तो ये नॉट फाउंड सूटेबल का जो कांसेप्ट है, क्या मेडिकल की सीट्स के लिए नहीं लग सकता? क्या ये इंजीनियरिंग की सीट्स के लिए नहीं लग सकता? देखिए, मेडिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब इसको एडमिशन मिल गया है, तो ये घिस-घिस के जैसे भी है, या घिस-घिस के ना भी कहें, हो सकता है भाई अच्छा भी कर ले, पास हो जाए। तो कल को जब ये कहीं बैठेंगे, नौकरी करेंगे, तो ये किसी एक विशेष वर्ग का इलाज नहीं करेंगे। ये इलाज तो सबका करेंगे ना। उसमें सवर्ण भी आएँगे, उसमें पिछड़े भी आएँगे, अगड़े भी आएँगे, सभी आ जाएँगे उसमें। और खुद से ही आप सोचिए, क्या आप ऐसे व्यक्ति से, ऐसे डॉक्टर से जिसका ऐसा रिकॉर्ड रहा हो, उससे इलाज कराएँगे? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं करवाएँगे। ठीक है? तो नॉट फाउंड सूटेबल का कांसेप्ट यहां पर भी तो लगना चाहिए कि भाई नहीं, अगर सीट्स है लेकिन 800 में से 4 नंबर इसके हैं, कहीं रैंक 6 लाख के ऊपर है, तो ये सूटेबल नहीं है इस कोर्स के लिए, तो इसको एनएफएस करके इसको यहीं पर रोक दिया जाए। और एमएस में ही क्यों रोका जाए, एमबीबीएस में क्यों ना रोका जाए? बहुत से बच्चे आप यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो कि नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो विदेश जाते हैं, यूक्रेन वगैरह से, देखिए विदेश में जाकर बहुत अपना जो है वहां से डिग्री करके आते हैं, और कई लोग तो वहीं सेटल भी हो जाते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। तो अगर आपके अंदर कुछ, मतलब चलिए यार, कुछ 4 छोड़ दीजिए, कुछ तो लाइए। भाई 800 नंबर का पेपर है, 4 नंबर में एडमिशन, 10 नंबर में एडमिशन, 8 नंबर में एडमिशन, ये मेरी समझ से परे है, और ये समाज को बिल्कुल पीछे ले जाने, मतलब ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है, इसको बर्बाद करने की पूरी मैं कहूँगा साजिश है ये। इसमें ये करंट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। हमारी इस सरकार ने भी इसमें कोई कमी-पेशी नहीं छोड़ी है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है, जबकि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए थे। अब आप इसमें ये भी सोच सकते हैं कि भई मैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को यहाँ पे सपोर्ट करने या किसी एक को डाउन करने के लिए आया हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे खुद के मित्र हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट को बिलॉन्ग करते हैं और आज अच्छी पोजीशंस में हैं, और कभी भी उन्होंने आरक्षण का जो है सहारा नहीं लिया। उनमें से कई तो ऐसे हैं कि जब उनकी रैंक बनी तो वो जनरल से ऊपर भी गई। ठीक है? जनरल के समकक्ष, जनरल सीट्स पे वो एडमिशन लेने के लायक या अपनी नौकरी लेने के लायक रहे। ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी खराब हैं, कुछ अच्छे भी हैं, एक्सेप्शनल भी इसमें रहते ही रहते हैं। ठीक है? फाइट अगर करनी है, तो कम से कम थोड़ी योग्यता तो बढ़ानी पड़ेगी। खुद भी तो शर्म आनी चाहिए कि कैसे हम इसको, कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुद्दा यही है कि इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और सरकार को बाध्य करना चाहिए कि इस तरीके की जो सुविधाएं, सुविधाएं भी क्या कहेंगे, मतलब ये सोशल जस्टिस के नाम पर अगर आप देखें, ये बिल्कुल ही एक वर्ग की हत्या करी जा रही है। अब वहीं पे क्या होगा, कोई ऐसा भी बच्चा होगा ना जिसके 300 नंबर आए होंगे, लेकिन वो जनरल कैटेगरी का होगा, उसको एडमिशन शायद ना मिला हो, 200 नंबर लाया हो, शायद ना मिला हो। ठीक है? लेकिन यहाँ 4 में मिल गया। अभी आप इसको छोड़ दीजिए ऑर्थोपेडिक्स को, आप मेडिसिन में चले जाइए उधर, ठीक है? या आप सर्जरी में चले जाइए, कहीं पे और भी देखिए तो एडमिशन ऐसे मिले होंगे, 15, 20, 30, 40, 50 नंबर। और बाद में यही नहीं, ये लोग सरकारी
जो आपके डॉक्टर की पोजीशन है, वहां पर भी क्लेम होगा। आरक्षण की बात बहुत सिंपल सी है। एक बार सपोज मान लीजिए कि मैं किसी आरक्षित वर्ग के लिए आता हूं और मेरे को आरक्षण मिल जाता है और मैं अच्छा करके बढ़िया अपना रहन सहन, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा लेता हूं। मेरे पास इतना पर्याप्त धन हो जाता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। तो क्यों ना मैं अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए ये आरक्षण खुद ही त्याग दूं। ठीक है, होना चाहिए। आरक्षण एक जनरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप सेटल हो जाएं तो आप फिर उसको छोड़िए ना। आप ऐसा थोड़ी है कि जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन आप इसको लेते ही चले जाएंगे। अब इसमें सबके अपने अपने अलग अलग मत हो सकते हैं। इस वीडियो को बहुत हद तक क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है अगर इसकी रीच बहुत ज्यादा पहुंची। ठीक है, और कई लोग इसमें सपोर्ट में भी उतरेंगे, लेकिन मुझे किसी का मतलब वीडियो के लिए किसी का सपोर्ट या अपोज जुटाने की जरूरत नहीं। मैं एक फैक्ट वाली, एक तथ्य वाली बात कर रहा हूं और इस तथ्य के हिसाब से ऐसे सोशल जस्टिस नहीं होगा। ऐसे आप समाज में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे और ये चीजें समाज में जहर घोलने का ही काम करेंगी। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चीज से बचा जाए और कुछ बेहतर उपाय निकाले जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप सहमत हैं मेरी इन बातों से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपका कोई और प्रश्न भी है इससे रिलेटेड, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो।